भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्थिति को आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। इस समय भारत में 12 सरकारी बैंक हैं, इसके अलावा 22 प्राइवेट बैंक हैं, 46 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय बैंक हैं, 1485 शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं और 96,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक हैं। और इनमें से सभी 12 सरकारी बैंकों की कुल संपत्ति का मूल्य 107.83 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बैंकों का एनपीए सितंबर 2020 में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए था। एनपीए का मतलब उस लोन से होता है जिसे लेने वाली कंपनी, लोग या उद्योगपति अब उसे वापस चुकाने की स्थिति में नहीं है और बैंक का यह सारा पैसा अब फंस चुका है या कह लीजिए कि यह पैसा डूब चुका है। एनपीए की समस्या सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां 12 सरकारी बैंकों का एनपीए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए है, वहीं प्राइवेट बैंकों का एनपीए 2 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम है। और यही वजह है कि पीएसयू सरकारी बैंकों को चलाने के लिए सरकार को इक्विटी यानी अपना पैसा डालना पड़ता है और इसके बाद भी कई बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। सरकार ने वर्ष 2018 में 80,000 करोड़ रुपए और फिर अगले ही साल 2019 में 70,000 करोड़ रुपए इन बैंकों का एनपीए कम करने के लिए इन बैंकों में निवेश किया था। वैसे तो सरकार ने उन 2 बैंकों के नाम नहीं बताए हैं जिनमें वो अपनी हिस्सेदारी घटाने वाली है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में से ही कोई 2 बैंक हो सकते हैं। ये हम एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कह रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। आप इन चारों बैंकों का अगर एनपीए देखें, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर आप देखें तो आपके टीवी स्क्रीन पर है, सबका मिलाकर एनपीए कितना बैठता है, यह आप देख लीजिए। आज इस विषय के दूसरे पहलुओं को समझने के लिए हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और इनकी बातें भी आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर बैंक्स को ग्रो करना है तो कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल के लिए गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है कि सारे बैंक्स को देकर वो ग्रो, उनको स्ट्रांग बना सके, क्योंकि जब कैपिटल होगा तभी बैंक्स लेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात आई है और कुछ बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। हमें भी, अगर हम ग्लोबल बनना चाहते हैं, हम अगर ग्रो करना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो हमें भी स्ट्रांग और लार्ज बैंक्स की जरूरत है और इसके लिए प्राइवेटाइजेशन इज वन स्टेप। तो प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बैंक जो है वो पीछे रह जाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयज को भी नुकसान है, शेयर होल्डर्स को भी फायदा है, वो नुकसान है और जो कस्टमर्स हैं वो भी छोड़ के प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे। तो या तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट बैंक्स को अगर सस्टेन करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, काफ़ी पैसे लगाने पड़ेंगे और उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब उसमें टाइम लगेगा तो कस्टमर इतनी देर स्टे नहीं करेगा, वो दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाएगा। अगर कस्टमर दूसरे बैंक में शिफ्ट कर गया तो उसमें लॉसेस हो जाएंगे, तो उसमें फिर इंप्लॉयज़ को फिर अगेन जॉब कट्स होंगे या सैलरी कट्स हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से नीड ऑफ द आवर है। अगर आप देखते हुए इकोनॉमी को देखते हुए तो ये बैंक्स को अगर मर्ज करते हैं या प्राइवेटाइज करते हैं, एक तो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कस्टमर एक्विजिशन फास्ट है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी बात, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए सैलरी राइज का कोई भी लिमिट नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की बहस कोई आज की नई नहीं है। सबसे पहले वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एसबीआई। हालांकि देश के बैंकिंग सिस्टम में उस समय सबसे बड़ा बदलाव आया जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। यह बात 1969 की है। तब इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय इन 14 प्राइवेट बैंक्स में कुल जो डिपॉजिट था वो 85%, कुल डिपॉजिट का 85%, सारे डिपॉजिट का 85% इन्हीं बैंक्स में था। इंदिरा गांधी के इस फैसले की 3 बड़ी वजहें थी। पहली थी राजनीतिक वजह, दूसरी आर्थिक और तीसरी बैंकिंग ढांचे में बदलाव करना। उनका यह फैसला राजनीतिक इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी 1966 में देश की प्रधानमंत्री तो बन गई थी, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस के अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें गूंगी गुड़िया भी तब कहा गया था। और यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह बड़ा मुद्दा उठाया और आलोचकों को कड़ा जवाब दिया। यह बताया कि वो बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स कर सकती हैं, क्रांतिकारी फैसले ले सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले ने कांग्रेस के अंदर उन्हें लेकर नेताओं का नजरिया बदल दिया था, फायदा हुआ उन्हें। इस फैसले की दूसरी वजह थी आर्थिक वजह। 1965 और 1966 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट
माइनस में चली गई थी। सोचिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी और 1969 के अप्रैल महीने में महंगाई दर 10% के आसपास पहुंच गई। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा अपनाया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिशा में पहला फैसला था, जिसका उन्हें 1971 के लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। और तीसरी वजह थी बैंकिंग ढांचे में बदलाव। तब प्राइवेट बैंक मनमानी किया करते थे और लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ खास उद्योगपतियों को ही मिलता था। और यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में तब इन बैंकों की शाखाएं नहीं होती थी, जिसकी वजह से कई दशकों तक गांव में रहने वाले लोग भारत के बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उसके बाद फिर कभी उठा नहीं। वर्ष 1980 में भी 6 प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तब भी इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। हालांकि अगर आज की स्थिति को समझें तो पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से उनके व्यापार का बड़ा हिस्सा छीन चुके हैं, क्योंकि मार्च 2010 में कुल लोन का 75% सरकारी बैंक से जारी होता था, सरकारी बैंकों से, जो सितंबर 2020 आते आते सिर्फ 57% रह गया। यानी पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंक तो पिछड़ते चले गए और प्राइवेट बैंकों की स्थिति मजबूत होती चली गई। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी हमें देख रहे हैं, जिनका अब खाता सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक में होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्राइवेट बैंक्स में आम लोगों का जमा पैसा पिछले कुल 8 वर्षों में 17% से बढ़कर 29% हो चुका है। देखिए, आपका पैसा, देश के लोगों का पैसा कैसे बढ़ रहा है। 17% से 29% हो गया। 2012 में 17% था, अब 29%। यानी लोग भी प्राइवेट बैंकों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक कारण यह होता है कि इंटरेस्ट रेट प्राइवेट बैंकों में ज्यादा मिल रहा है सरकारी बैंकों के मुकाबले, और उनकी स्कीम्स अच्छी होती हैं और कई बार सर्विसेज भी प्राइवेट बैंक्स ज्यादा अच्छी देने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब जब हमारे देश पर कोई संकट गहराया है और कोई मुसीबत आई है, तब तब हमारे देश के बैंक कर्मचारियों ने हमारा पूरा साथ दिया है। आज हम उनकी बात आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बैंक कर्मचारियों ने भी हमेशा हमारा और आपका साथ दिया है। याद कीजिए, जब नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, नोटबंदी का समय हो या फिर कोविड काल का दौर हो, 8 नवंबर 2016 को देश भर में नोटबंदी लागू हो गई थी और उसके बाद हमारे देश के बैंक कर्मचारी देश की रीढ़ बन गए थे। तब बैंक कर्मचारियों ने छुट्टी के दिन भी काम किया था, लगातार नॉन स्टॉप काम किया और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई थी उस जमाने में। इसी तरह जब कोरोना वायरस हमारे देश में फैला तो लॉकडाउन के दौरान भी बैंक बंद नहीं हुए थे और बैंक कर्मचारियों ने अपनी जान खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी उस समय भी निभाई थी। ये 2 तस्वीरें आपको उसी दौर के बारे में याद दिलाएंगी। ये 2016 की तस्वीरें देख लीजिए। लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी उस समय नोटबंदी की वजह से, और देखिए ये हालत होती थी तब बैंकों की। और ये आपको हम कोरोना वायरस के समय के लॉकडाउन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस समय भी हमारे बैंक कर्मचारी बिना डरे लगातार अपना काम करते चले गए। तो ये जो 2 तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई, इसके लिए आपको हमारे बैंक कर्मचारियों का शुक्रिया कहना चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि हम ऋणी हैं। आपने इतना साथ दिया था इस देश का, हम सबका। हमारा ये फर्ज था कि आपकी बात देश तक पहुंचाएं। वो हमने अपना काम किया। दोनों तरफ की बातें हमने आज देश तक पहुंचाई हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin.